मिजाज हमारा समंदर के जैसा है। मिजाज हमारा समंदर के जैसा है। खारे हैं पर खरे हैं, इसलिए कुछ लोगों के लिए बुरे हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस पे, और मैं हूँ अर्चना द्विवेदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो चैनल है हिंदी ग्रामर का है, हिंदी व्याकरण का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है सर्वनाम। इसके पहले मैंने आपको संज्ञा की जानकारी दी थी, और आज के टॉपिक में है हम वीडियो में देखने वाले हैं सर्वनाम के बारे में, कैसे कितनी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि सर्वनाम आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको बताया गया होगा बच्चों, पहले से भी आपको जानकारी होगी, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम ये बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं। बच्चों को बचपन से ही हिंदी व्याकरण में समझाया जाता है, बताया जाता है। तो सर्वनाम आपको कहाँ प्रयोग करना रहता है, कहाँ आपको कैसे किस जगह पे कौन सा सर्वनाम लगाना रहता है, यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? तो सर्वनाम यानी संज्ञा, इसके पहले आपने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा जो शब्द होते हैं उनकी जगह पर सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे बार बार अगर हम संज्ञा बोलेंगे, जैसे मैंने कहा कि राधा जा रही है, राधा स्कूल जा रही है, राधा मार्केट जा रही है, राधा अपने घर पर पढ़ रही है, तो बार बार अगर एक नाम मैं लूँगी, और राधा क्या है, संज्ञा है, अगर बार बार मैं संज्ञा नाम प्रॉपर वही चीज़ रिपीट करूँगी तो आपको भी अटपटा लगेगा और मुझे भी बोलने में लगेगा। इसलिए हिंदी व्याकरण में संज्ञा बार बार प्रयोग ना की जाए, और संज्ञा की वजह से बार बार प्रयोग करने की वजह से वाक्यों में सुंदरता, मतलब सुनने में जो अस्पष्ट लगे, और उसको पूरी तरह हम सुंदर ना दिखा पाएँ, स्पष्ट ना बता पाएँ, और ये तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। क्योंकि भाई वाक्य जब सुनने में सुंदर लगेंगे, सुव्यवस्थित लगेंगे, स्पष्ट लगेंगे, तभी तो फिर हमें समझ में आता है। और अगर कोई भी बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है तो कानों को भी वो चीज़ भाएगा नहीं, अटपटा सा लगेगा। तो इसीलिए संज्ञा की जगह पर हमने क्या बनाया, सर्वनाम, और हम संज्ञा की जगह पर सर्वनाम प्रयोग करने लगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये इसी पे है, और आगे जानकारी इसको हम और डीपली देखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सर्वनाम, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, नाउन की जगह पे प्रयोग होने वाला। तो इसी तरह ये हिंदी में भी इसकी जो परिभाषा बनती है हिंदी में वही होती है। जैसे आपने इंग्लिश में बोला कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है, कमला बाजार जा रही है। अब कमला क्या है, संज्ञा है, यहाँ पे बाजार जा रही है। अब अगर मैंने फिर दोबारा उसको रिपीट किया, वह बाजार से सब्जी ला रही है, या कमला अपनी माँ के साथ बाजार जा रही है, कमला बाजार से ढेर सारे खिलौने ला रही है, लाएगी। तो बार बार अगर मैंने कमला का नाम लिया तो वह आपको अच्छा नहीं लगे, अटपटा सा लगेगा। इसीलिए दूसरे लाइन में कहा गया वह बाजार जा रही है। यानी अब एक लाइन में आपने संज्ञा को रिपीट किया, संज्ञा को बोला, दूसरी लाइन में अगर आप फिर वही चीज़ रिपीट करोगे तो वो चीज़ सुव्यवस्थित नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमने कमला की जगह, कमला यहाँ संज्ञा थी, लेकिन अब कमला की जगह हमने क्या लिख दिया, वह, और वह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो कहने का मतलब है कि संज्ञा को बार बार हम प्रयोग ना करें, और प्रयोग करने से हमारे वाक्य सुव्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, अव्यवस्थित से लगते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे सर्वनाम बनाया, और सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो डिफिनीशन एक बार फिर से हम देखते हैं परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वह, उसके, उन्हें, मैं, तुम, तुम्हें, तमाम सर्वनाम होते हैं।
अब आगे हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। इसके भेद कितने, इसके प्रकार कितने हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा संबंधवाचक। पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां निजवाचक। ये 6 सर्वनाम आपको पढ़ाए जाते हैं और इन 6 की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पहला जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी इसके मतलब अलग अलग भेद भी पढ़े होंगे आपने। पर्सनल प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन इसको। अब यहाँ पे इसको जब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक, भाई लेखक जो लिखने वाला होता है, स्वयं अपने लिए करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है अथवा श्रोता के लिए करता है, सामने वाले के लिए करता है, अथवा किसी अन्य के लिए करता है जो हमारे आपके बीच में ना हो फिर भी हम उसकी बात करें, किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। अब जैसे मैंने एक वाक्य लिखा पुरुषवाचक में, उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाली थी। उसने मुझे बताया। अब उसने यानी जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, मुझे जो जिससे बात हो रही है सामने वाले से कि तुम कल आने वाली थी, सामने वाले से यानी तुम जो अब सामने से बात हो रही है वो तुम हो गए, और जो बात कर रहा है वो मुझे हो गया, और जो नहीं है वो उसने हो गया। तो यानी यहाँ 3 तरह के शब्द आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यहाँ पे आपको मिला। उसने, मुझे, तुम। अब ये तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो यही आपको देखना है। पर्सनल यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद और होते हैं, 3 उपभेद होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसी को हम हिंदी में आगे पढ़ेंगे, यानी इसके तीनों भेदों को हम जानेंगे कि इसके 3 भेद हिंदी में कौन कौन से हैं। तो पहले जैसे पहला भेद जो है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम का, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला उपभेद है वो है उत्तम पुरुष, यानी इसको हम कहते हैं क्या? फर्स्ट पर्सन। अब इसमें जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम लिखेंगे तो मैं, मेरा, हम, हमारा, यानी ये चीज़ हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है उत्तम पुरुष, या इसको इंग्लिश में आप कहते हो फर्स्ट पर्सन। इसमें हम कोई भी वाक्य जो बोलते हैं हम अपने लिए इसको बोलते हैं, अपने लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पुरुषवाचक में पहला उपभेद जो है उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है? दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या है? जो सामने वाला है, जैसे तुम, तुम्हें, तू, तुझे, ये सब सर्वनाम शब्द हैं, सामने वाले के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया मध्यम पुरुष। अगला क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या है? जो हमारे आपके बीच वहाँ पे ना मौजूद हो लेकिन फिर भी हम उसकी बात करें, जैसे वह, उसे, उसके, उसने, उन्होंने, तमाम ऐसे सर्वनाम हैं। तो कहने का मतलब कि पहला जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया, तो उसके भी 3 उपभेद हैं। पहला उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे आप इंग्लिश में कहते हो आई वी, वैसे मैं, मेरा, हम, हमारा। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष, यू, योर, तुम, तुम्हें, तू। और तीसरा है अन्य पुरुष, यानी ही, सी, इट, दे, आप इंग्लिश में बोलते हो। इसी तरह वह, उसे, उसके, उसने, ये हिंदी में ऐसे एज इट इज़ रहता है, बस आप
सेम वही हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है जो आपने इंग्लिश में पढ़ा। तो कहने का मतलब ये इसके तीनों उपभेद आपको जानना जरूरी है और इसका अंतर भी जानना जरूरी है कि उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ होता है। वो अपने लिए होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। वो हम जब भी बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, या ये मेरा सामान है, या हमारा ऐसा हमें ये चीज़ करना है, तो ये अपने लिए बोला जाता है। मध्यम पुरुष तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा क्या नाम है, इस तरह का एग्जाम्पल हम यहाँ पे सामने वाले से जब बात करते हैं। अन्य पुरुष वह उसने बोला था कि उसको कल दिल्ली जाना था, तो यानी मतलब वो चीज़ है नहीं, फिर भी आप वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हो, तो ही सी इट दे, तो यही होता है अन्य पुरुष। तो इन तीनों का अध्ययन किया जाता है कहाँ, किस सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो ये हो गया पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके तीनों उपभेद मैंने आपको बताया। अब जो दूसरा जो आपका सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम ये भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ये दूसरा भेद है सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसा नाम से ही है, निश्चय मतलब क्लियर है कि हाँ यही चीज़ है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से, ऐसे शब्द या ऐसे सर्वनाम शब्द जो हमें निश्चितता का बोध कराते हैं, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित होने का बोध कराते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। इसके शब्द से ही ये जो लिखा हुआ है निश्चय, इसी से क्लियर है कि ये निश्चय यानी ऐसे सर्वनाम जो हमें निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसका कुछ आपको एग्जाम्पल भी देखना चाहिए, उसके बाद आपका इसी तरह हो जाएगा अनिश्चय। जैसे यह, उदाहरण में आप लिखोगे यह मेरा घर है, वह मेरे पिताजी हैं, यह मेरी किताब है। तो कहने का मतलब क्या, यह वह, यानी यह शब्द जो है, वह शब्द जो है, यह आपको क्या बता रहा है? निश्चित, पूरी तरह क्लियर बता रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये तीनों सर्वनाम शब्द हैं। यह मेरा घर है, भाई हम किसी दूसरे के घर को अपना घर तो बोलेंगे नहीं, जहाँ हमारा घर रहेगा, अपना घर रहेगा, उसी को तो अपना बोलेंगे ना। तो यह मेरा घर है, अब ये क्या हो रहा है? यह निश्चित बताया जा रहा है कि हाँ यह मेरा घर है। वह मेरे पिताजी हैं, पिताजी, हम अपने पिताजी को अपने पिताजी बोलेंगे, तो वह मेरे पिताजी हैं, यानी ये निश्चित है वह मेरे पिताजी हैं। यह मेरी किताब है, हाँ यह बिल्कुल मेरी किताब, एग्जैक्ट, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो कहने का मतलब कि ऐसे शब्द जो निश्चितता का बोध कराएं या निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें कोई डाउट ना हो। अब तीसरा जो सर्वनाम आप पढ़ोगे वो क्या है? वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसी का जस्ट अपोजिट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे निश्चय था, हर चीज़ निश्चित थी, यहाँ पे निश्चित नहीं रहेगा। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो जिनसे अनिश्चितता यानी डाउटफुल रहे, निश्चय ना हो, निश्चित चीज़ों का बोध ना हो, अनिश्चितता का बोध हो, यानी ये पता ना चले कि ये क्या है, सही मतलब निश्चित ना हो, वहाँ पे डाउटफुल लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी आपको कुछ उदाहरण जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण क्या है? आप देख पा रहे होंगे, दूध में कुछ पड़ा है। जैसे मैंने कहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी वह सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का अनिश्चित बोध कराए, मतलब निश्चित बोध ना कराए, डाउटफुल बोध कराए, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन निश्चयवाचक में क्या होता है? वो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, लेकिन यहाँ पे निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं।
तो जैसे पहला एग्जाम्पल, दूध में कुछ पड़ा है। अब कुछ क्या पड़ा है, मक्खी है, क्या है ये पता नहीं है, कुछ पड़ा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये क्लियर नहीं है, ये निश्चित नहीं है। छत पर कोई है, कौन है ये पता नहीं है। तो कहने का मतलब इन वाक्यों को पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्लियर है या नहीं। तो अनिश्चितता का बोध यहाँ पे मिल रहा है, डाउटफुल है, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और अगला सर्वनाम पढ़ते हैं। अगला सर्वनाम हमारा क्या है, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये संबंधवाचक क्या होता है, तीसरा सर्वनाम जो है हमारा वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में जो सर्वनाम शब्द परस्पर एक दूसरे से संबंध बताते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो परस्पर एक दूसरे से संबंध स्थापित करें, संबंध बताएं, वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे अब मैंने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक आपका उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इन यहाँ पे दोनों सर्वनाम शब्द जो हैं, जिसकी और उसकी, इसमें दोनों में एक दूसरे से संबंध है, यानी जिसकी लाठी, एक कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी शब्द में सर्वनाम, ये सर्वनाम शब्द हैं, इन दोनों में संबंध है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो इस तरह जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जो सो, एक ये भी है जो सो। तो इस तरह के जो संबंध सूचक सर्वनाम है, ये एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है। जैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा सर्वनाम और वैसा सर्वनाम, ये इन दोनों का एक दूसरे में संबंध स्थापित हो रहा है। जहाँ चाह वहाँ रहा, तो ये जहाँ और वहाँ एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है। जो सो, तो इस तरह के शब्द एक दूसरे, सर्वनाम शब्द एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं परस्पर, उन्हीं को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जहाँ ऐसे शब्द जहाँ परस्पर एक दूसरे से संबंध स्थापित करें सर्वनाम शब्द, तो वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला देखिए क्या होता है, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो आप सब लोग बता सकते हो, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये लाइट बार बार आ रही है जा रही है। तो नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे ये पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों से ये पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अब मैंने कहा उदाहरण में, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्या, जैसे कब, भाई स्कूल कब जाओगे, क्यों, ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ, कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, कैसे, ये ऐसी घटना कैसे हो गई। तो ऐसे हम तमाम चीज़ों को वाक्य प्रयोग करके, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य हम बना सकते हैं। और चूंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका नाम पड़ गया। क्यों, इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा जाता है, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही इजी है, इसको आसानी से आप समझ सकते हो। और लास्ट जो सर्वनाम है वो आपका है नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे निजत्व का बोध हो, निजत्व मतलब अपनेपन का बोध हो, अपनापन जहाँ जिससे बोध हो, वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे निजत्व या अपनापन का बोध हो,
वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप कहते हो मैंने यह काम अपने आप कर लिया। वह स्कूल अपने आप चला गया। राम अपना काम आप ही करता है। आप ही मतलब क्या होता है? अपने मतलब खुद से करता है, स्वयं से करता है, सेल्फ करता है, इसका मतलब यही होता है। तो इस सर्वनाम का मतलब ही होता है निज, यानी अपने से, खुद से, स्वयं से, और अपनापन का बोध होता है, इसीलिए इसका नाम होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे निजत्व या अपनेपन का बोध होता है प्रयोग किया जाता है, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, वह स्कूल अपने आप जाता है, मैं अपने आप खाना खा लेता हूँ, मैं अपने आप विद्यालय चला जाता हूँ, वह अपना काम आप ही कर लेता है। तो यानी खुद से करने का बोध होता है, वही होता है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम ये 6 सर्वनाम हुए, और कुछ चीज़ें जैसे आपको सर्वनाम में और इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है, थोड़ा बहुत आप चाहें तो इस पे हम इसको 2-4 पॉइंट इस पे और फोकस कर सकते हैं, कुछ विशेष चीज़ें जो रहती हैं नोट करने वाली चीज़ें। बाकी सर्वनाम यही आपका हर बुक में मिलेगा, 6 सर्वनाम। आपको उदाहरण कम ज़्यादा मिल सकता है, परिभाषा लगभग वही मिलेगी। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसको समझ ना पाएँ, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, अगर आपको इसके भेद पता है, उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप इसको समझ सकते हैं। तो विशेष में कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम देखते हैं कि दो एक पॉइंट की मतलब क्या और हम इसको समझ सकते हैं विशेष में। तो जैसे मैंने कहा कि सर्वनाम के लिए कुछ एक आध पॉइंट विशेष नोट करने लायक है। जैसे पहला पॉइंट है जहां आप शब्द का प्रयोग, ये आप शब्द है सर्वनाम, और आप का ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए यानी सामने वाले के लिए होता है, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। भाई मध्यम पुरुष में हम तुम, तू, तुझे कहते हैं, आप भी हम कहते हैं, जैसे आपने क्या किया, आप कहाँ रहते हैं, तो मध्यम पुरुष के लिए इसका प्रयोग होता है। और ये आप शब्द जो है ये आदर सूचक वहाँ पे बन जाता है श्रोता के लिए। दूसरा, जहाँ आपका प्रयोग केवल अपने लिए हो, जहाँ पर जिस जगह आप शब्द का प्रयोग केवल अपने लिए किया जाता हो, वहाँ वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये दोनों में अंतर है। यानी अगर हम अपने लिए उसको करते हैं, जैसे मैंने अपना काम आप कर लिया, तो ये निजवाचक हो गया। लेकिन अगर हम उसको सामने वाले के लिए प्रयोग कर रहे हैं, श्रोता के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो यह आदर सूचक मध्यम पुरुष कहलाता है। आपने यह काम बहुत अच्छा किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? आप है शब्द वही, लेकिन यह हम अन्य मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको हम आदर सूचक के साथ प्रयोग करेंगे। तीसरा क्या है? आप, वह, ये, हम, ये सब बहुवचन के रूप में है। ये सब सर्वनाम है, लेकिन ये क्या है? अभी ये सब बहुवचन के रूप में हैं। लेकिन जब आदर हम प्रकट करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आदर प्रकट करते हैं, तो हम एक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम आदर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो हम एक व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ये बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग होता है। चौथा क्या है? आप शब्द स्वयं के लिए भी प्रयुक्त होता है। भाई आप, मैंने अभी पहले बताया कि आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैंने अपना काम आप कर लिया, या मैंने अपना काम स्वयं कर लिया। और आप शब्द मध्यम पुरुष के लिए भी, श्रोता के लिए भी प्रयोग होता है, वो आदर देने के लिए होता है। फिर मैंने अगला पॉइंट बताया कि आप, वह, ये, हम, ये सब क्या है? बहुवचन के रूप में सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जब आदर सूचक शब्द यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो हम एक व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। भैया आप कहाँ रहते हैं? हम, आप कहते हैं ना कि हम, तो भाई ऐसे कर सकते हैं अपने आप। जैसे हमने कहा मैं, मेरा, ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि आई वी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कहते हैं ना हमारा घर ये है, हमारा परिवार ये है। तो ये ऐसे हम अपने लिए इसको यूज़ कर सकते हैं आदर सूचक शब्दों के साथ।
और चौथा क्या है, ये जो आप शब्द है वो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, और यह जैसे स्वयं मतलब आप मतलब स्वयं, यह कार्य मैं आप कर लूँगा या स्वयं कर लूँगा। तो ये थोड़ा सा आपको ये जानकारी देना था, नोट एक तरह का है ये, कि थोड़ा सा विशेष चीज़ें हैं, इसको आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं चीज़ें, कि थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और ये निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड है, जो लास्ट सर्वनाम है आपका निजवाचक सर्वनाम, इसी से ये रिलेटेड है। तो ये रहा दोस्तों आज का ये टॉपिक सर्वनाम, जो मैंने आपको पूरा डीपली बताया। और ये 6 सर्वनाम होते हैं सबके, डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया, सर्वनाम होता क्या है ये भी मैंने आपको बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं ये भी मैंने आपको बताया, उत्तम, मध्यम, अन्य, और बाकी सर्वनामों के बारे में मैंने आपको डीपली जानकारी दी। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और कुछ भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कर सकते हैं। और आगे फिर ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ हिंदी व्याकरण में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।